वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपकी हैवी डिमांड थी कि सर क्लास 9 के लिए भी कंटेंट डालिए, क्लास 9 के लिए भी कंटेंट डालिए। वहां पे डिमांड देखकर हमारा भी मन किया कि चलिए क्लास 9 के लिए एक माइंड मैप सीरीज लेकर आते हैं, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझा भी दे और रिवाइज भी करवा दे। तो एक बार जल्दी से सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट कक्षा 9वीं के लिए आएंगे, ना सिर्फ केमिस्ट्री में, हर एक सब्जेक्ट के लिए माइंड मैप सीरीज की वीडियो जल्द आ जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से और बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। एक चीज, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है सौरभ झा, मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, और अगले 30 मिनट के लिए इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए। अगर ये वीडियो ओपन हुई है तो एक बार अपने 30 मिनट मुझे दे दीजिए, एंड देन आप देखिएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट अगर पहले आपको नहीं आ रहा होगा तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। साथ चाहिए आपका बस अगले 30 मिनट तक आपका ध्यान आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, एंड ये चैप्टर मैं द एंड करवा दूंगा। इस तरीके से पढ़वा दूंगा कि ना केवल आपके दिमाग में छप जाएगा, आप पेपर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ गया आप उसका आंसर आसानी से लिख देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। बात यहां से स्टार्ट होती है कि भैया आप मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है मैटर आपके लिए, आप मैटर से क्या समझते हैं। तो दो क्राइटेरिया होते हैं, दो बेसिस में मैं बोलता हूं कि अगर ये दो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो तो कोई भी सब्सटेंस जो ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वो मैटर की कैटेगरी में आएगा। क्या है वो दो क्राइटेरिया? पहला कि यार उसके पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, 5 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 50 किलो हो, 50,000 किलो हो, डजंट मैटर। कोई भी चीज अगर उसके पास मास है यार, वो पहला क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। और वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कुछ नोन वॉल्यूम है, अगेन मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता कम है या ज्यादा, अगर उसके पास वॉल्यूम है तो वो क्राइटेरिया नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है, वो मैटर की कैटेगरी में आता है। आपके आसपास की हर एक चीज, टेबल हो गया, चेयर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी हो गया, सबका सब क्या है? मैटर है। समझ में आ रहा है? दो कंडीशन हमेशा याद रखनी है, मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं सॉलिड की, तो एग्जांपल्स आपका स्टोन हो जाता है, बुक हो जाता है, मेटल्स, वुड, ह्यूमंस, प्लांट्स, फूड। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है थोड़ी देर में समझ जाओगे। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो वाटर है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, हमारी बॉडी में दौड़ रहा हमारा खून है, ये सब किस में आ गया? ये भी एक क्या है? मैटर है। वहीं अगर मैं बात करूं गैसेस की, है ना, तो गैसेस में क्या आ जाता है बेटा? गैसेस में हमारे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, है ना, CO2 आ गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे मैटर है। ठीक है, इसमें आपका O2, N2, है ना, ये सारे क्या हैं? ये सारे मैटर है। तो मुझे अब तक एक पिक्चर क्लियर हो गई कि मैटर क्या है। अब उसके बाद अपन आगे बात कर लेते हैं कि ये जो मैटर है, ये मैटर किससे बना है? ये पार्टिकल से बना है। अब इन पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला पॉइंट अगर देख रहे होंगे तो उनके बीच में स्पेस होती है, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। इसका क्या मतलब है? एक चीज अपने दिमाग में डालो कि यार अगर एक गिलास पानी में तुम चीनी मिलाते हो तो क्या पानी का लेवल बढ़ता है? क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। जब आप चीनी या नमक डालते हैं तो वो उस स्पेस में चीनी या नमक जाकर घुल मिल जाता है, इसीलिए मिक्सिंग के टाइम पे आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ नहीं दिखता। तो पहली चीज तो हो गई कि यार पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। दूसरा पॉइंट यहां पर ये हो गया कि पार्टिकल्स काफी ज्यादा टाइनी है, यानी कि उनकी साइज काफी ज्यादा स्मॉल है। अब इससे मैं क्या समझ रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि यार अगर मैं इतना सा भी पोटेशियम परमैंगनेट ले लूं और उसको मैं एक बीकर में डाल दूं, अब वो पानी को मैं डाइल्यूट करता जा रहा हूं, उसमें पानी मिलाता जा रहा हूं, लेकिन
वो जो रंग है, क्योंकि जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाता हूं ना पानी में तो पर्पल कलर का रंग आ जाता है। अब उसमें कितना भी पानी डाल दो, कितना भी पानी डाल दो, कितना भी पानी डाल दो, वो रंग है कि जाने का नाम ही ना ले। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यार जो ये पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, इसलिए इतना सा पोटेशियम परमैंगनेट इतने सारे पानी में पर्पल कलर ला देता है। वहीं अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ये हमेशा मूव करते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी मूवमेंट और तेज भागेगा ये, है ना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और तेज भागेगा, है ना। क्यों भैया? ये आपको पता है ना, क्या पता है कि पार्टिकल्स इनके मूव करते रहते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर तुमने दाना डाल दिया ना पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में, कुछ मत करो, कुछ मिलाओ मत, कुछ स्टेयरिंग मत करो, सिर्फ दाना डाल दो, थोड़ी देर बाद देखना वो पूरा बीकर पर्पल कलर का हो जाएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दौड़ रहे हैं, है ना, वो मूव कर रहे हैं, पानी के पार्टिकल्स के साथ भी उसका कोलिजन हो रहा है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि यार जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ सकते हो, यहां परफ्यूम छिड़कोगे पूरे रूम में स्मेल फैल जाएगी, है ना। ये पार्ट डिफ्यूजन में भी आ जाता है ना। डिफ्यूजन को भी देख लेते हैं, बट उससे पहले एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यार पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसी में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसी में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। कि अगर चौक में देखोगे तो चौक में कम है, मारा टूट गया। आयरन का ही अगर एक तुम पाइप ले लोगे यार, उसमें पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो किसी पार्टिकल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, बट वहां पर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही। और पांचवा पॉइंट क्या है कि यार जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज कर सकते हैं का क्या मतलब है? यानी कि ये इंटरमिक्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं। जैसे कि भैया मैं यहां पर पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, तो जो अगरबत्ती की स्मेल है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते होते मेरे पास आ गई, परफ्यूम की स्मेल आ गई या फिर खाने की स्मेल आ गई। ये सब क्या हो रहा है? ये यहां पर इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ही हो रहा है ना, और उसी चीज को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें आ गई मैटर के पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक। यहां तक आपको अगर क्लियर हो गया है तो अब बात कर लेते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहां पर तीन स्टेट्स मेनली हमें केटर करने हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो सॉलिड में सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को देख लेना, उसका एक शेप फिक्स रहता है, उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, और इसके पीछे का कारण है कि यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा होता है ना। पार्टिकल अपनी जगह छोड़ता नहीं है, फिक्स पोजीशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है ना। और पार्टिकल काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट होता है सिस्टमिक वे में। लिक्विड की अगर बात करेंगे तो शेप फिक्स नहीं होता, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में जाता है उसका ही शेप ले लेता है, जैसी जगह वैसा भेष, है ना। बट लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। भैया अगर एक ग्लास से तुम एक बाल्टी में पानी डाल दोगे, पानी का अमाउंट बढ़ेगा या कम थोड़ी होगा। अगर 10 ml पानी ग्लास में है तो डालोगे बाल्टी में, वो 10 ml ही रहेगा। इसका ये मतलब है कि शेप तो चेंज हो जाएगा, जब तुम डालोगे बाल्टीन का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होता, कंटेनर्स का ले लेता है वो शेप। बात करेंगे गैसेस की, ना होता है फिक्स शेप, ना होता है फिक्स वॉल्यूम, है ना, हमेशा कंटेनर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो भैया ये हमेशा स्प्रेड आउट हो जाते हैं इनके पार्टिकल और पूरे कंटेनर को भर देते हैं। तो गैसेस के पास तो दोनों ही चीजें नहीं होती, ना ही फिक्स शेप होता है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। चलिए एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो अगर मैं शेप के बेसिस में देखूं तो सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है। लिक्विड की बात करेंगे तो भैया कोई फिक्स शेप नहीं होता, है ना, कंटेनर का शेप ले लेता है। सेम चीज अगर मैं बात करूं गैसेस के लिए है कि फिक्स शेप होता नहीं है, पूरा एंटायर क्या कर लेता है, कंटेनर को फिल कर देता है। वहीं वॉल्यूम के बेसिस पे अगर बात करूं तो सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है,
लिक्विड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस की बात करें तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, एंटायर वॉल्यूम को, एंटायर स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। कंप्रेसिबिलिटी पे अगर बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है आप उसको दबा पा रहे हैं कि नहीं दबा पा रहे। तो सॉलिड में देखेंगे तो ये नेग्लिजिबल होगा, इनकंप्रेसिबल है। यहां पर भी वो नेग्लिजिबल ही है, अगर होगा भी तो बहुत ही कम कंप्रेस होगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा गैसेस, तो गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो, बलून दबा रहे हो ना, तो यार गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। वहीं अगर बात करें फ्लो करने की, सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड के पार्टिकल्स कर सकते हैं, गैस के पार्टिकल कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को फ्लूइड्स भी कहा जाता है ना। चलिए वहीं आगे बात करते हैं डेंसिटी की, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम कितने पार्टिकल हैं। तो डेंसिटी सॉलिड की मैक्सिमम होती है, फिर लिक्विड की होती है, और सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होती है। अगर यूनिट वॉल्यूम में देखा जाए सबसे ज्यादा पार्टिकल सॉलिड में देखने को मिलेंगे, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है, फिर लिक्विड, फिर सबसे कम गैस में देखने को मिलेंगे, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। वहीं पार्टिकल के मोशन की बात करें तो यार सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं एक फिक्स पोजीशन में जस्ट टू एंड फ्रो, यानी कि वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे जा रहे पीछे आ रहे, आगे जा रहे पीछे आ रहे, एक ही पोजीशन के रिस्पेक्ट में। यहां पर लिक्विड्स में देखेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली सॉलिड से कम होता है, इसलिए पार्टिकल्स हल्का हल्का मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। बट यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो काफी रैंडम मूवमेंट देखने को मिलती है, पार्टिकल एकदम रैपिडली मूव कर रहे होते हैं। यही अगर बात करता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सॉलिड में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। एग्जांपल की बात करेंगे तो यार सॉलिड के एग्जांपल में आयरन आ जाता है ना, आयरन का ब्लॉक ले लो, है ना, ब्रिक ले लो, आइस ले लो। लिक्विड के एग्जांपल में पानी, दूध, ब्लड, जूस, है ना, और गैसेस के एग्जांपल में एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं कि भैया हमें यह तो पता चल गया कि मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखोगे, लेकिन क्या ये इंटर कन्वर्ट हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो किस पैरामीटर को चेंज करने से ये इंटर कन्वर्जन होगा? तो वो पहला पैरामीटर है टेम्परेचर, दूसरा पैरामीटर है प्रेशर। तो पहले देख लेते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने से स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होगा। तो भैया मान लीजिए आपके पास आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पे, हीट किया, अभी जो हीट कर रहे हो, है ना, अभी जो हीट कर रहे हो, तो यहां से क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। आइस -5 से -4, -3, -2, -1 पे जाएगा। मान लीजिए ये टेम्परेचर आ जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब सारा का सारा जो भी हीट आप दे रहे हो वो जाएगा इसका स्टेट चेंज करने में, है ना। तो अब ये आइस से क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना हीट आपने दिया कि यार ये आइस से किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, ये क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यहां पर जो भी हीट दे रहे हो वो स्टेट चेंज में काम आएगा, है ना। अब यहीं पे एक पॉइंट आ जाता है, जैसे अभी हम 0 डिग्री सेल्सियस में हैं तो एक पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर आइस है तो वो सारा का सारा आइस 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। आइस के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर है 0, है ना। तो सॉलिड के लिए वो टेम्परेचर जहां पर आप उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो वो क्या हो जाता है, मेल्टिंग हो जाता है। आइस के लिए टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री है और केल्विन में बात करें तो 273 है, और जो हीट आप दे रहे हो उसे आपने डिफाइन कर दिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, फिर आप हीट करते हो, तो 0 डिग्री में आपके पास दोनों है, आइस भी है, वाटर भी है। फिर आपने हीट किया, अब 0 से 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, और मामला 100 तक पहुंच गया। अब 100 में वापस से आप देखोगे कि यार आप जो हीट दे रहे हो, है ना, आप क्या दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो, वो सारा का सारा हीट दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर में कोई बढ़त नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? वापस से 100 डिग्री सेल्सियस पे वही मामला है कि जो भी हीट दोगे वो फेस चेंज में यूटिलाइज होगी। इस हीट को बोला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहां पर अब फेस चेंज होगा, लिक्विड से गैसीय स्टेट में जा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर जहां पर स्टेट चेंज होगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और जितना हीट आप दे रहे हो
तो ताकि आपका जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक चीज याद रख लेना कि जब भी फेज चेंज हो रहा है उस दौरान, फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, सारी की सारी हीट किस में यूटिलाइज होगी, फेज चेंज में होगी। तो एक चीज आपको याद हो गई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि 1 kg ऑफ लिक्विड को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट आपने दी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है ये वाला पार्ट? किस तरीके से टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर कर आपने स्टेट चेंज किया, है ना। सॉलिड को हीट किया लिक्विड, लिक्विड को हीट किया गैस, टेम्परेचर कम कर दो तो गैस से वापस लिक्विड हो जाएगा, और कम कर दो तो लिक्विड से वापस क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर। मेनली ये प्रेशर का जो खेल होता है ना, वो गैसेस के केस में आ जाता है कि अगर गैसेस को आप कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, है ना, और आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, तो गैसेस को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एलपीजी में देखा होगा, सीएनजी में देखा होगा, है ना, बहुत हाई प्रेशर में आप उसे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, साथ साथ में अगर टेम्परेचर भी आप क्या कर रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, एट हाई प्रेशर। प्रेशर बढ़ा रहे हो क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल पास होते हैं, गैस में दूर दूर होते हैं, दे थप्पड़ मार के पास लेकर आओ उसे, पास लेके आया तो वो किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड में, है ना। उनकी मोशन को स्लो करने के लिए टेम्परेचर भी कम कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो उनका मूवमेंट ज्यादा, टेम्परेचर ही कम कर दिया तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ा दिया तो पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, कौन से स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड। और बढ़ा दिया प्रेशर तो सॉलिड भी हो सकता है। अब यहां बात करते हैं सब्लिमेशन की। मान लीजिए स्टेट चेंज हो रहा है, एक सॉलिड है उसको हीट किया, बर्फ के केस में वो पानी बना, फिर जाकर वो क्या बना, वाटर वेपर बना। यहां पर एक ऐसा सॉलिड जिसको आप हीट करोगे और डायरेक्टली गैसीय स्टेट में आ जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। कि किसी को हीट किया और डायरेक्टली गैस स्टेट में आ गया, जैसे नेफ्थलीन, है ना, जैसे कैम्फर, कपूर बोलते हैं ना, है ना, जैसे कि सॉलिड CO2। भैया इनको अगर आप हल्का सा भी हीट कर देते हो तो ये चेंज जो होता है, ऐसा स्टेट ऑफ मतलब ऐसा स्टेट में चेंज आना कि डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस स्टेट में जा रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो, सब्लिमेशन, है ना। लिक्विड स्टेट में नहीं आ रहा, है ना, मेल्ट नहीं हो रहा, लिक्विड में नहीं आ रहा, डायरेक्टली सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैसीय स्टेट में। अगर गैसीय से डायरेक्टली सॉलिड में हो रहा है तो उसे डिपोजिशन कहेंगे। गैसीय से अगर सॉलिड में तो डिपोजिशन, सॉलिड से अगर गैसीय स्टेट में जा रहा है तो सब्लिमेशन। बीच में लिक्विड वाला काम नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए थे, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसीय स्टेट में ही कन्वर्ट होते हैं। ड्राई आइस क्या है, CO2 एट हाई प्रेशर, है ना, प्रेशर कम कर दो वापस से गैसीय स्टेट में चला जाएगा, जैसे ही प्रेशर रिड्यूस करोगे वो गैसीय स्टेट में चला जाएगा, है ना। तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन। बॉइलिंग क्या है, लिक्विड का गैस में जाना। कंडेंसेशन क्या है, गैस का लिक्विड में आना, वो प्रोसेस। फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड का सॉलिड में जाना, है ना। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड का गैस में जाना विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन क्या है, गैस का सॉलिड में आना विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात? तो इन प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, किसी को मेल्टिंग, किसी को बॉइलिंग, डिपेंड अपॉन द चेंज ऑफ स्टेट। तो ये चीज याद है तो एग्जाम में 2-3 नंबर तो आपके पक्का हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल से। इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐड कर लेना, यहां से 3 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, इवोपरेशन में आते हैं, और वो लास्ट टॉपिक है ना। अब इवोपरेशन की अगर मैं बात करता हूं कि इवोपरेशन होता क्या है, इवोपरेशन में से मैं समझता क्या हूं, और ये बॉइलिंग से कैसे अलग है। इवोपरेशन बच्चा एक ऐसा प्रोसेस होता है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है,
अब इस कंटेनर में लिक्विड सरफेस पे जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर के पार्टिकल्स भाग जाते हैं वेपर स्टेट में। कब भागते हैं? जब भैया उनको उतनी एनर्जी मिल जाए, उनको उतनी एनर्जी मिल जाए। ये तो बॉइलिंग में भी होता था कि लिक्विड से गैस हो रहा है, बट वहां पर बॉइलिंग पॉइंट पे होता था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता था। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस के पार्टिकल एस्केप आउट कर रहे हैं और ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हो जाएगा, कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। जैसे ही ऊपर वालों को एनर्जी मिली वो फट से कट लेंगे, है ना। तो ये काफी स्लो प्रोसेस भी है, ये सरफेस के ऊपर होती है, बॉइलिंग तो पूरा है ना, ओवरऑल हो रहा है, बट यहां तो सरफेस के पार्टिकल एस्केप कर रहे हैं, उनको एनर्जी मिली फट से फुर। इसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी हो जाएगा एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो कन्वर्जन स्टार्ट होगा, यहाँ 100 से कम में भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस के पार्टिकल को उतनी एनर्जी मिल जाती है और वो फट से फुर हो जाते हैं, है ना। चलिए, क्या क्या फैक्टर, एक चीज समझ में आ गया, इवेपोरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जो सरफेस के पार्टिकल जब एस्केप कर जाते हैं तो वो फिनोमेना इवेपोरेशन है। डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा हमको कि यार बॉइलिंग से किस तरीके से अलग है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इस इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है सरफेस एरिया। अक्सर मम्मी को देखा होगा कि कपड़ों को एकदम फैला के सुखा देते हैं, उसका रीजन ये है कि आप सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं कप में चाय पी रहा हूं, मैं सॉसर में डालकर पीता हूं, है ना, और मैं क्यों पीता हूं? मैं इसीलिए पीता हूं क्योंकि मैं सरफेस एरिया बढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज होंगे और उतना ज्यादा वो इजीली एस्केप कर पाएंगे। अब समझ में आया गीले कपड़ों को एकदम सुखा के क्यों रखते हैं? ताकि ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज हो, वो हीट ले और जल्दी सूख जाए। बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। क्यों? पार्टिकल्स को उतनी जल्दी एनर्जी मिल जाएगी और उतना जल्दी वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा धूप उतना ज्यादा जल्दी कपड़े क्या होंगे? सूख जाएंगे। तो एक सिंपल सी बात समझ में आ गई कि पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी अगर टेम्परेचर ज्यादा है और इजिली वो सरफेस क्या है? वो सरफेस से एस्केप आउट कर पाएंगे। तीसरा पैरामीटर होता है ह्यूमिडिटी यानी कि उमस। अब एक सिंपल सी चीज समझो, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी यानी कि उमस होना, मतलब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल होना। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, ऑलरेडी वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल है, तो भाई सरफेस से एस्केप करके वहां जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, वहां पर ऑलरेडी है, तो वो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी है। आप इस बात से रिलेट कर सकते हो, बारिश के टाइम पे आसानी से कपड़े सूखते नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्टर होगा, है ना, क्योंकि अगर एयर ड्राई है तो वो ज्यादा से ज्यादा वेपर्स ले पाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है, ह्यूमिडिटी ज्यादा इवेपोरेशन कम, ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन ज्यादा। लास्ट एक चीज आती है, फैक्टर आता है, दैट इज विंड स्पीड। अब ये विंड स्पीड क्या है? विंड स्पीड यानी कि जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी। अब भैया यहां पर मान लीजिए किसी का इवेपोरेशन हो रहा है, विंड स्पीड ज्यादा होगी तो ऊपर वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को ले जाएगा, है ना, और उतना आसान क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, है ना। तो जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा ही इवेपोरेशन होगा। यानी कि यहां पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहां भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहां भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट यहां पर ह्यूमिडिटी का इवेपोरेशन के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। सरफेस एरिया बढ़ाओ, इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ, इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ाओ, इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाओ, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। चलिए, अब इससे रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक है कि इवेपोरेशन कूलिंग करता है। एक सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा समर्स के टाइम पे घर के आगे या छत पे पानी डाल रहा है। आपने एक और चीज देखी होगी कि यार एसीटोन हाथ में डाल रहा हूं तो हाथ को ठंडा लग रहा है। आपने एक और चीज देखी होगी गर्मी के टाइम पे मटकों में वो कपड़ा लगा देते हैं और पानी अंदर ठंडा रहता है। ये सारे कारनामों के पीछे ये भाई है जिसका नाम इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन एक फिजिकल चेंज
है तो सही, लेकिन उसके साथ साथ ये कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। होता क्या है कि भैया मान लीजिए कोई पार्टिकल इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी वो सरफेस से भी लेता है। अगर सरफेस से उसने एनर्जी निकाल ली, अगर सरफेस से एनर्जी निकाल ली तो सरफेस में तो क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना। कहीं से तुमने एनर्जी निकाल ली तो वहां तो ठंडक ही लगेगी ना। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। अब मटके वाला सीन समझना, मटके में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, पानी उससे सीप करके बाहर आ जाता है और वही पानी फिर इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट होने के लिए सराउंडिंग से भी हीट लेता है, अंदर के पार्टिकल से भी लेता है, इसलिए अंदर का पार्टिकल जो होता है, अंदर मामला जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो कूलिंग इफेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि इवोपरेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सरफेस से भी ले लेता है। सरफेस से एनर्जी निकल चुकी है, टेम्परेचर वहां पर डाउन हो चुका है, इसीलिए इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुछ एग्जांपल, सबसे पहला यार गर्मी के टाइम पे पसीने आते हैं, फिर जब भी पसीने आते हैं फिर वो इवोपरेट होंगे, आय हाय हाय ठंडक महसूस हो रही होती है। तो ये स्वेटिंग जब इवोपरेट होता है तो यार वहां पर कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलती है। वाटर किसी सरफेस पर डाल देते हैं, गर्मी के टाइम पे ये चीज बहुत करते हैं, एंड जब वो पानी इवोपरेट होता है ठंडा ठंडा लगता है, छत पे जाके डालते होंगे सब। नेल पॉलिश रिमूवर जिसमें एसीटोन होता है भैया, वो भी इवोपरेट हो जाता है ना, और भैया ठंडा ठंडा लगता है हाथ में। तो ये क्यों है? क्योंकि इवोपरेट होने के लिए वो एनर्जी सरफेस से ले रहे हैं और इसीलिए सरफेस कूल डाउन हो जाता है। तो यहां तक आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर पसंद आ चुका है ना, इतना टाइम आपने एंजॉय किया है, तो इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि मजा आ गई सर, मजा आ गई, है ना। एक बार आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि ऐसे कंटेंट हम और लेकर आए, है ना, और आप लोगों के लिए और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए एक बार बस कमेंट सेक्शन में मोटिवेट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय, सी या।